तो अब हम लोग पहुंच जाते हैं अपनी प्रश्नावली के तीसरे प्रश्न में, और जिसमें हमें दो जो समीकरण दे रखे हैं, जो समीकरण युग्म है हमारा, वो क्या दे रखा, 8x धन 5y बराबर 9। दूसरा क्या दे रखा है, 3x धन 2y बराबर 4। अब हमें बोला गया है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करिए, और साथ में बोला गया है कि वज्र गुणनखंड से करिए। ठीक है, तो दोनों हम लोग करके देख लेते हैं। ये हमारी होगी पहली इक्वेशन, ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। ठीक, अब क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से 8x बराबर 5y माइनस 9 बराबर 9 है, तो 8x को आप यहीं से हल करना स्टार्ट कर दीजिए। 9 माइनस 5y हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 ऋण 5y बटे 8। ठीक, ये आपको मिल गया x का मान। और x का ये जो मान मिला है y के पद में, इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, दूसरे समीकरण में रख देंगे x की जगह। और तो हम लोगों ने क्या किया, दूसरे समीकरण में x को प्रतिस्थापित कर दिया इस मान से, इसीलिए ये प्रतिस्थापन विधि है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण देखिए 3, और x की जगह आप ये रख दीजिए 9 ऋण 5y बटे 8 धन 2y बराबर 4। ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब क्या करेंगे, अब पूरे समीकरण को हम क्या कर देते हैं, 8 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, 8 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये वाला 8 कट जाएगा, यहाँ पर 8 दूनी 16y हो जाएगा, यहाँ पर 8 को 32 हो जाएगा। तो 8 से गुणा कर देते हैं, पूरे में हम लोग क्या कर देते हैं, 8 से गुणा कर देते हैं, तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा देखने में। तो क्या हो जाएगा, अपने को क्या मिलेगा, 3 नेम 27 माइनस 5 न्यू 15y, 8 दूनी 16y और 8 चौको 32। ठीक, ये आपको मिल गया, ये आपको 32 लिखा हुआ है। अब क्या हो जाएगा, 16y से 15y चला जाएगा तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा y, और ये क्या है 27 है, 32 से घट जाएगा, तो सीधा सीधा आपको y बराबर 5 मिल गया। बड़े आसानी से उत्तर आ गया। हालांकि एक दो स्टेप्स मैंने थोड़ी सी चोरी कर ली है, थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन कर दिया। ठीक, अब क्या करते हैं, x का मान निकालना है, तो x का मान अपने को पता है, x बराबर क्या है, x बराबर है 9 माइनस 5y, तो 5 में 5 गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन नहीं, एक थोड़ी सी स्टेप छोटी करने के लिए जल्दी कर दिया। तो 9 से आप 25 घटाएंगे तो क्या मिलेगा राजा बाबू, आपको मिल जाएगा माइनस 16 बटे 8। तो y आपको, सॉरी x आपको मिल गया क्या, -2। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, थोड़ी थोड़ी इक्वेशंस तो नहीं खाई है, बट स्टेप्स छोटी छोटी सी जल्दी करने के लिए खत्म कर दी। अब इसी को वज्र गुणनखंड से करके देखते हैं। तो करते हैं, कैसे करेंगे, x y एक, x के नीचे आप क्या लिखोगे, b1/b2, तो आपका आ जाएगा 5 2, फिर c1/c2। अब देखो यार, c1 जो है ना, इसी को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -9 बराबर 0, ये हो जाएगा ऋण 4 बराबर 0। ये आपका समीकरण बनेगा। आई बात समझ में। तो हम लोग को क्या करना था, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं। जब भी हम लोग वज्र गुणनखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर c1/c2 में क्या आएगा, -9 बटे -4। यही गलती मत करिए, यही बहुत लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। c1/c2 हो गया, फिर a1/a2 8 और 3, फिर b1/b2। अपॉन की बात तो नहीं है, यहाँ पर b1 b2 ही लिखते हैं। अच्छा, अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x बटे 5 चौको 20, यानी कि ऋण के साथ हो जाएगा। फिर आप ऋण का चिन्ह लगाओगे, 2 नेम 18, तो ऋण का चिन्ह लगाया हुआ है और माइनस आपको 18 मिल रहा है। ठीक, तो ये किसके बराबर हो गया, अरे ऐसे आप करते हो ना, ऊपर से नीचे करते हो तो उसका एज इट इज लिख देते हो, फिर ऋण का चिन्ह लगाते हो और नीचे से ऊपर गुणा करते हो, तो ये हो गया। ऐसे ही y बटे किया तो क्या करोगे, -9 का आप 3 में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, -27 ऋण 27, फिर ऋण लगा दिया, नीचे से ऊपर गुणा किया, तो ये क्या है, ऋण 32, तो आपने ऋण 32 लिख दिया। और ये किसके बराबर है, 1/8 दूनी 16, ऋण 3 15। तो ये तो आपको दिख जा रहा है कि 16 से 15 जाएगा, 1 बचेगा, 1/1 यानी कि 1 हो गया। तो ये तो आपका कितना हो गया, 1। अब इसका मतलब y जो है सीधा सीधा आप मान निकाल दोगे, तो y कितना हो जाएगा, y जो है यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है -27 है, और इसमें माइनस माइनस यानी कि प्लस 32 जोड़ दिया, तो y बराबर क्या हो गया, 5। और यहां से देखिए x के लिए क्या हो जाएगा, x के लिए हो जाएगा क्या आपका सीधा सीधा -20 है, और माइनस माइनस यानी कि +18, तो -2 रह जाएगा, तो x बराबर ऋण 2। तो यहां से, हालांकि देखिए ये इसमें क्या किया हम लोगों ने, कुछ भी नहीं किया। देखो आराम से कोई संख्याएं लिखी, उसके बाद से सीधे सीधे में मान मिल जा रहा है। और यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे थोड़ी में गुणा भाग करना पड़ा यार, जबकि मैंने यहाँ पर छोटी छोटी स्टेप्स को गायब किया है जल्दी कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ की तुलना में ये ज्यादा आसान है। बस इसमें गलती क्या नहीं करनी है कि जो c1/c2 था, हमें क्या दे रखा था, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमें ये दे रखा था पहले =9 =4। और स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या करना होता है, हमें a b और c सबको हम लोग
एक की तरफ ले आते हैं, तो C1/C2 जो है ना वो ध्यान रखना, ये हो जाएगा ऋण 9 बराबर 0 और ये हो जाएगा ऋण 4 बराबर 0। अब ये आपका C1 हुआ जिसको आपने यहाँ पर रखा, इसकी जगह अगर आप 9 और 4 कर दोगे तो पता क्या हो जाएगा, तो आपको y जो है वो -5 मिल जाएगा और x जो है वो -2 की जगह 2 मिल जाएगा, यानी कि इनके चिन्ह बदल जाएंगे, है ना। तो वो एक गलती हो जाएगी, इसलिए हमेशा ही आप इसको इस तरह से करिएगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया। अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, अगले प्रश्न के कुछ खंडों को कर लेते हैं, बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन होते हैं जिसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। अब देखिए चौथे प्रश्न में हम लोग पहुंच जाते हैं, जिसमें हमें पहले तो समीकरण युग्म बनाने हैं और उसके बाद उनको हल करना है ना। तो किसी भी बीजगणितीय विधि से लिखा हुआ है और हम लोग की प्रैक्टिस से हमको समझ में आ रहा है कि वज्र गुणनखंड विधि जो है ना बहुत जल्दी उत्तर देती है। तो हम लोग क्या करेंगे, वज्र गुणनखंड विधि से करेंगे। तो पहला प्रश्न आप ध्यान से समझिए, आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है, यानी कि आप जितना भी खर्चा करना चाहो, चाहे कम दिन खाओ चाहे ज्यादा दिन खाओ, एक तो आपका फिक्स्ड है। तो मान लिया हमने कि नियत भाग जो है ना वो कितना है, x मान लिया, ठीक। नियत भाग जो है वो क्या हो गया, x हो गया। अच्छा, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन खाया है, भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। अच्छा, तो उसने 20 दिन भोजन खाया, इसका मतलब उसने हर दिन के हिसाब से जो खर्चा हो रहा है वो क्या हो जाएगा, तो प्रतिदिन खर्चा भी लिख देते हैं। तो प्रतिदिन खर्चा मान लिया हम लोगों ने, क्या हो गया, प्रतिदिन खर्चा हो गया हमारा y। अच्छा, तो अगर उसने 20 दिन भोजन किया तो क्या हो रहा होगा, x। एक तो नियत है वो फिक्स्ड है, वो तो देना ही पड़ रहा है, साथ में उसने 20 दिन जो है y रुपए रोज के हिसाब से दिए, तो उसको कुल मिलाकर के 1000 रुपए खर्च करने पड़े। ये आपका पहला समीकरण बनकर तैयार हो गया। अब क्या करना है, दूसरा विद्यार्थी है बी जो 26 दिन भोजन कर रहा है, तो उसको x धन 26y हो गया, है ना। और उसको कितने देने पड़ रहे हैं, 1180 रुपए। तो कितने देने पड़ रहे हैं, 1180। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब बोला जा रहा है कि नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन के लिए कितना कितना देना पड़ रहा है उसको बताओ। तो मैंने भी आपको बोला था कि हम लोग वज्र गुणनखंड से करेंगे, हमें आसानी से दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो आपको दिख रहा है सीधा सीधा, क्या दिख रहा है, विलोपन विधि। ये भी x है, ये भी x है, सीधा सीधा विलोपन विधि का प्रयोग कर देते हैं, ठीक। ये x से x कट जाएगा, ऋण किया, यहाँ पे भी ऋण किया, यहाँ पे भी ऋण किया, ये कट गया, ये हो गया आपका ऋण 6y और ये क्या हो गया, ऋण 180। ऋण ऋण कट गया, y बराबर आ गया 30। यानी कि जिस दिन भोजन कर रहे हो प्रतिदिन जो व्यय है वो हर दिन का सिर्फ 30 रुपए का खर्चा है। अच्छा, x का मान क्या हो जाएगा, कहीं पर भी x का मान डाल दीजिए आप, x का निकालेंगे यहाँ से 20 गुणे क्या करना रहेगा 30 बराबर क्या हो गया 1000। देखिए पहला समीकरण अपना, तो x बराबर यहाँ से आपका आ गया 400। बस ये हो गया 600, 1000 से 600 घटाओगे तो 400 आ जाएगा, ठीक। ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न बोलता है कि एक भिन्न है वो 1/3 हो जाती है, कब हो जाती है, जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है। अच्छा, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, ठीक। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारी भिन्न थी वो क्या थी, x/y थी। अच्छा, तो पहली बात क्या बताई जा रही है कि जब आप उसके क्या कर रहे हो, अंश से 1 घटा दे रहे हो, तो अंश क्या है इसमें, x/y में अंश क्या है, x है और हर क्या है, y है। तो अंश से आपने 1 घटा दिया, हर के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, तो क्या बता रहा है कि 1/3 हो जाती है, तो ये 1/3 के बराबर हो गया। अच्छा, ये हमारा पहला समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण क्या बन रहा है कि अगर आप उसके हर में 8 जोड़ दे रहे हो, तो हर में 8 जोड़ दो, हमारी भिन्न क्या है x/y, तो हर में आपने 8 जोड़ दिया, ये हो जा रहा है आपका 1/4 के बराबर, 1/4 हो जाता है। तो क्या करना है, भिन्न ज्ञात करनी है अपने को, है ना, भिन्न ज्ञात करनी है, भिन्न ज्ञात कर लेते हैं। तो भिन्न ज्ञात करने के लिए पहले तो इसी को थोड़ा व्यवस्थित तरह से लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3x, 3 का गुणा इधर कर देते हैं, y को उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x ऋण 3 बराबर y। इसी को अच्छे से लिख दीजिए, और 3x ऋण y ऋण 3 बराबर 0। ये आपका पहला समीकरण है। दूसरे में देखिए 4x ऋण, ये y धन 8 उधर जाएगा, लेकिन इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण y ऋण 8 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। इसको भी विलोपन से कर देते हैं यार। क्यों कर देते हैं विलोपन से, क्योंकि y का देखो कोफिशिएंट -1 मेरा मन है वज्र गुणनखंड से करने का, लेकिन मौका ही नहीं दे रहे हैं ये लोग, क्योंकि इतना आसानी से आपको दिख जा रहा है। तो क्या करना है इसमें, यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे, ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, और ये 0 0 है तो वैसे भी 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ठीक है आप, क्योंकि 0 का कोई प्लस और माइनस का कोई मतलब होता नहीं है, तो इसको तो आप वैसे ही छोड़ दीजिए। तो अब देखिए 3x से 4x घटाओगे तो आपको मिलेगा ऋण x, ऋण y में आप धन y जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये तो काटने के लिए हम लोगों ने पूरा खेल किया है। फिर क्या होगा, ऋण 3 से आप ऋण 8 धन 8 जोड़ रहे हो, तो क्या हो जाएगा, धन 5 बराबर 0। तो x बराबर आपके यहां से मिल गया 5।
ठीक, अब x का मान उठा करके कहीं पर भी रख दो, यहां पे रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 5 ऋण 3 बराबर y। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3×5 = 15 में से 3 जाएगा तो 12, तो y बराबर आपका 12 हो गया। यानी कि भिन्न जो आपकी आ गई वो क्या आ गई, 5/12 आ गई। अच्छा इसमें करके देख लेते हैं, 5 से आप 1 हटा दो तो क्या मिलेगा, 4/12, 4/12 मतलब 1/3। तो आपने 1 जब हटा दिया तो 4/12 मिल गया, यानी कि 1/3 आने की पहली बात जो है वो सही हो गई। दूसरे में क्या है कि आप हर से क्या कर रहे हो, आप हर में 8 जोड़ दे रहे हो, तो आपने 5 था 12 में 8 जोड़ दोगे तो 20 हो जाएगा, 5/20 बोले तो 1/4, यानी कि हमारा आंसर सही है। ठीक, तो ये प्रश्न हो गए। इसी के जो हम लोग के बाकी के प्रश्न है वो हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे।